सीटेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरटी एक्ट 2009। देखिए, वैसे तो आरटी एक्ट को पढ़ने बैठो तो 2 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, 3 में भी पढ़ सकते हैं और 4 में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठता है और जहाँ से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस मैंने रीड किए उस हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पे ये आप देख लीजिए। पहली बात तो यही है कि इसका नाम क्या है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर बात करें राजस्थान के अधिकार अधिनियम की तो वो है निशुल्क शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2011। तो राजस्थान का है 2011 और जो सबका है वो है 2009। ठीक है, 1 दिसंबर 2002 86वें संविधान संशोधन, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, 21 क में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो वो किया गया 21 ए में, और दायित्व सरकार और अभिभावक का किया गया 51 ए में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करें कि सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसने दिया, तो हम कहेंगे दिया था गोखले ने। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद किसने दिया, तो स्वतंत्रता के बाद दिया था हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, प्रथम शिक्षा नीति 1968 थी, दूसरी हमारी 86 थी, तीसरी थी 88, चौथी थी 92। उन सब में शिक्षक के अधिकार की कल्पना की गई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको लागू नहीं किया गया था। जब हमारी पहली शिक्षा नीति बनी थी 68वीं, दूसरी बनी थी 86वीं, तीसरी 88, चौथी 92, उन सब में इसकी कहीं ना कहीं बात तो की गई थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। उसके बाद 20 जुलाई 2000 को राज्यसभा में, इसको कैसे याद रखोगे, राज्यसभा 20, तो इसमें भी राह स्टार्टिंग में 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, कोई भी बात होती है पहले राज्यसभा के पास जाए, उसके बाद तो लोकसभा के पास जाएगी। जब तक लोकसभा के पास पहले जाओगे फिर राज्यसभा लिखेंगे हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे, तुमने क्या हमें बताया था। तो पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। ठीक है, उसके बाद 26 अगस्त को संसद में और 27 अगस्त को इसकी उद्घोषणा कर दी गई थी, 2009 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करें, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको दी, 2 चीज़ तो ये पूछी जा सकती हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 21 क में है। ठीक है, ये चीज़ आज तक नहीं पूछी गई है। 20 जुलाई 2000 मोटे तौर पे नहीं पूछे थे, लेकिन फिर भी पूछे थे, एक बार आप ध्यान रखना। 20 जुलाई तो राज्य में आ रहा था। 1 अप्रैल 2010 को भारत देश में लागू कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन जब भारत देश में लागू की गई थी तो क्या ये बात सत्य है कि संपूर्ण देश में लागू कर दी गई थी, नहीं। उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़ के और देशों में लागू कर दी गई थी, और ये लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया, 135वां देश। कौन सा देश बन गया, 135वां देश बन गया। ठीक है, उसके बाद में इससे रिलेटेड छोटी छोटी बहुत बातें हुई, जैसे 1993 जो यशपाल शर्मा थे उन्होंने कहा था कि तनाव एवं बोझ मुक्त के लिए उन्होंने एनसीएफ की कल्पना की गई थी। ठीक है, लेकिन उसको भी लागू नहीं कर पाए थे। जैसे मैंने अब शिक्षा नीति की बात की तो 68, 86, 88, 92 जो हमारी 4 शिक्षा नीति थी उनमें भी इसकी कहीं ना कहीं बात की गई थी, लेकिन उसको भी हम नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद में इस पर कार्य किया गया, और जब इसको बनाया गया तो इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और इसको आप ढंग से याद कर लेना, पक्का क्वेश्चन उठता है। ठीक है, सरसरी तौर की बात करें अध्याय 1 पे आ जाओ, तो अध्याय 1 हमारा निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा। ठीक है, अध्याय है हमारा प्रारंभिक। अब पूछिए कि अध्याय 1 में कितनी धारा, तो जो 1 है उसको तो अकेला इंसान है, उसने शादी की, वो 2 हो गए, तो 1 से 2 हो गए, वो कितने हो गए, 1 से 2 हो गए। तो धारा 1 में किसकी बात की, तो हमारी धारा 1 में बात की निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा। ठीक है, तो जब हम इसमें प्रारंभिक इसका विस्तार रूप हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब वो लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देशों में लागू हुआ था। प्रथम जो देश था वो लागू करने वाला था पोर्श और जॉर्डन, और 135वां देश था। और हमारी जो शिक्षा नीति थी 68वीं, 86वीं, 88, 92 उनमें इसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया गया था। व्यवहारिक रूप से लागू इसको 1 अप्रैल 2010 को किया था। आरटी एक्ट में हमारे 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची है। अब तक की इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं।
ठीक है, उसके अलावा इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बात करें धाराओं की, धाराएँ भी सीधी बहुत कम पूछी जाती है। जो कुछ धाराएँ हैं, जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, वही ज़्यादा पूछी जाती है, बाकी डायरेक्ट धाराएँ नहीं पूछी। धाराओं के अंदर क्या है वो पूछा जाएगा, उसकी चर्चा मैं आपसे मोटा-मोटी कर लेती हूँ। धारा 1 की बात कर ली। धारा 2, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा संवर्ती सूची के अंग प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का मतलब बताया गया और शिक्षा को किस सूची में रखा गया है वो बताया गया। तो शिक्षा का हमारी ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा को किस सूची में रखा गया, तो संवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तो हम धारा 2 की बात करें तो धारा 2 में जो बात है वो ये कि जो पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा है उन पे ध्यान दिया गया, अभावग्रस्त बालक है उनकी शिक्षाओं पे ध्यान दिया गया। विद्यालय की जो प्रकार है, जैसे कोई सरकारी है, निजी है या अनुदित है, अनुदानित, जैसे अनुदानित मतलब आप समझ लो ट्रस्ट वाले जो स्कूलें होती हैं हमारी, निजी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारा आशय है वो यही है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो दुर्बल हैं या अलाभान्वित हैं, अभावग्रस्त हैं, उनको यह शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी नॉर्मल बच्चों की 6 से 14 है, लेकिन दिव्यांग बच्चों की 6 से 18 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दिव्यांग बच्चों की कितनी है? 6 से 18, सॉरी, हाँ 6 से 18, और नॉर्मल बच्चों की है 6 से 14। ठीक है, एक में दो धाराएं हमने पढ़ ली। जब पहली बार है कि हमें, पहली बार मैं अनजान हूं किसी, तो मुझे बताया गया निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है। दूसरी धारा मैंने पूछा कि वो चीज क्या है, तो मुझे बताया गया कि वो समवर्ती सूची में प्रारंभिक शिक्षा में यही है, ये उसमें बच्चे होंगे, अभावग्रस्त बच्चे होंगे, लाभान्वित बच्चे होंगे, बीपीएल वाले बच्चे होंगे, और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो बच्चे होंगे। दिव्यांग बच्चे की उम्र 6 से 18 की गई है, जो नॉर्मल बच्चा है उसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की गई है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के हमारे प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा होकर, यानी कि 1 से 8 तक की बात हो गई। अब बात करें धारा 1, जब मैंने यहाँ बताया था कि अध्याय 1 में धारा 2 है, क्योंकि वो अकेला था, उसने शादी कर ली, तब उन्होंने शादी कर ली तो उनकी क्या हो गई, शादी हो गई, तो उनके बच्चा हो गए, तो वो 2 के 3 हो गए। तो अध्याय 2 की बात करें, तो अध्याय 2 में धारा 3 की बात करें तो अध्याय का नाम है बालक की शिक्षा का अधिकार। अब बालक की शिक्षा का अधिकार किसको है, किसको है बालक की शिक्षा का अधिकार? तो हम बात करते हैं कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, कि बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो निःशुल्क अधिकार मतलब जो शिक्षा है उसको बिना फीस के कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। बात करें धारा 4 की, आयु के अनुसार ही कक्षा में प्रवेश होगा। ऐसा है, अगर मान लो कोई बच्चा है, किसी कारणवश अगर वो नहीं पढ़ पाया है, तो अगर उस बच्चे को जो स्कूल में जो अध्यापक हैं उनको जैसे तैसे करके बच्चे की चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, जो अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर बच्चों को उन बच्चों के बराबर लेके आएगा। इससे बच्चा के अंदर जो भावना है वो हीन भावना नहीं होगी, और बच्चा खुद को पॉजिटिव उसमें रह के सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए आयु के अनुसार कक्षा में स्थान देना। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर दूसरे विद्यालय में जाने का हक है। यानी कि अगर मान लो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, किसी कारणवश उसका ट्रांसफर होता है, या मान लो किसी कारणवश उसके माँ बाप को वह जगह छोड़ के जानी पड़ रही है, तो उस समय बच्चा अपने पूरे हक से टीसी मांग सकता है। वो उसको टीसी का हक होता है, यानी कि टीचर को उसको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें अध्याय 3 की, तो अध्याय जो 3 है, जो हमारा अध्याय 3 है उसका नाम है समुचित सरकार, स्थानीय सरकार और माता पिता के कर्तव्य। किसका? समुचित सरकार, स्थानीय सरकार और माता पिता के कर्तव्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं धारा 6, तो धारा 6 में जो कर है वो समुचित सरकार का हो गया। अब यानी कि ये तो काम सरकार ही करेगी ना, कि हमें कहाँ क्या करना है। तो यहाँ सरकार ने क्या किया कि भैया जो भी नवीन मतलब जैसे एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 वर्ष के अंदर वह नई विद्यालय स्थापित करेगा। तो यह काम किसका है? समुचित सरकार का। किसका? समुचित सरकार का। ठीक है, सरकार तो ये काम करेगी, लेकिन सरकार को इस काम के लिए पैसा कौन देगा? सात मतलब वित्त, वित्त मतलब पैसा, और पैसों के टाइम कोई साथ नहीं देता, ऐसे याद कर लेगा। अब समुचित सरकार के कुछ दायित्व बनाए गए थे। उन्होंने कहा था कि नवीन विद्यालयों की जो है स्थापना करनी पड़ेगी, जैसे जैसे जरूरतें हुई, जैसे बच्चे हुए, ज़्यादा हुए, तो स्कूलें बनानी पड़ेंगी। तो 1 किलोमीटर तक तो प्राथमिक और 3 किलोमीटर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक, और 3 वर्ष के अंदर 1 3 3 1 3 3। क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठेगा, क्वेश्चन यहीं से ही उठेगा। 7 वित्तीय खर्चा, वित्तीय खर्चे से मेरा मतलब है पैसा।
पैसों में कोई साथ नहीं देता, तो बेचारी सरकार क्या करेगी? सरकार तो केंद्र से पैसा लेगी। तो इसमें जो केंद्र में जो वित्तीय प्रबंधन की जो अनुशंसा की गई थी वह ये थी कि भाई केंद्र 65 देगा, वो 35 देगा। लेकिन पहले 65-35 था, लेकिन अब इसका जो रेशियो है वो कितना है? 60-40। इंपॉर्टेंट चीज है 60-40। कितना है? 60-40। ठीक है, ये बात होगी। ये तो होगी हमारी धारा 7 की। अब हम बात करें धारा 8 की। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आओगे क्या मैंने क्या कहा है? 60-40, 68-32। लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य उनमें क्या है? 90-10। इंपॉर्टेंट तौर पे बात करूं मैं तो मेन जो क्वेश्चन उठने की बात है वो यही है। विद्यालयों की जो स्थापना होंगी, 1 किलोमीटर प्राथमिक, 3 किलोमीटर उच्च प्राथमिक, 3 वर्ष के भीतर स्थापना, वित्तीय प्रबंधन 60-40, 68-32, 90-10 पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी धारा 8 की। ठीक है, धारा 7 की बात होगी। 7 है तो पैसा है, पैसा है तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा रुपया है। उसके बाद बात करें धारा 8 की। यहाँ आते हैं समुचित सरकार के कर्तव्य। अब हमारी समुचित सरकार के कर्तव्य क्या क्या है? तो केंद्र और राज्य में जो भी शैक्षणिक गतिविधियां या जो भी योजनाएं, जो भी विद्यार्थियों के हित में रखते हुए जो भी बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं, जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, उनको संचालित कौन करवाएगा? हमारी समुचित जो सरकार है वही करवाएगी। वो इनसे पैसा लेगी, वो आगे देगी, तब हम उनको संचालित करेंगे। तो समुचित सरकार के दायित्व में क्या क्या आ गया कि जो भी हमारी शैक्षणिक गतिविधियां हो रही हैं, या कोई हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, या हमारे स्कूल में कोई और गतिविधियां हो रही हैं, या हमारे लिए कोई योजनाएं बनाएगी, जैसे हमारी वो दुग्ध योजना है, यूनिफॉर्म योजना है, इन सब के लिए जो पैसा आएगा वो सरकार देगी, लेकिन उसको संचालित जो हमारी करेगी वो धारा 8 करेगी, समुचित सरकार के दायित्व। ठीक है, उसके बाद बात आती है धारा 9 की। 9 में है स्थानीय पदाधिकारी। समुचित सरकार तो ठीक है, तो बड़े लेवल की बात होगी। स्थानीय मान लो कि अगर मैं अलवर की हूँ, तो मेरे अलवर के जो, जैसे मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल के पास में जो मतलब मान लो प्रधान कौन है, मतलब मेरे स्कूल का सरपंच कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, हमारे डाइट में कौन बैठता है, ये सब चीजें, तो ये सब होता है स्थानीय पदाधिकारी का। तो इनके जो काम है वो क्या है? जो ये काम करेंगे उनका जो डाटा जो बना के देगी वो हमारी स्थानीय सरकार बना के देगी। उसके बाद आई धारा 10। प्रत्येक माता पिता का दायित्व होता है प्राथमिक शिक्षा दिलाना। ठीक है, यानी कि इसमें ना कोई रटने वाली बात है, ना कोई समझाने वाली बात है। ये तो मान लो ये तो माँ बापों की बेवकूफ़ी, अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो बाकी गवर्नमेंट तो पूरा पूरा एकदम फ्री दे रही है, खाना दे रही है, दूध दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, बुक्स दे रही है, करवानी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात आई धारा 11। इसका सीधा कहा गया ये क्वेश्चन बिल्कुल धारा 11 कि भाई आंगनबाड़ी, मतलब कौन सी धारा के अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी का वो उल्लेख किया गया है? तो ये हो गया, यहाँ तक तो प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। प्राथमिक पूर्व यानी कि जब छोटा बच्चा होता है, हमारे गांव में हम देखते हैं, हमारे गांव में आंगनबाड़ी होती है, वो है 3 से 6 वर्ष के, उसमें दलिया मिलता है, दाल मिलती है, ठीक है, बच्चों को पंजीरी मिलती है खाने के लिए। ठीक है, वो हो गई हमारी आंगनबाड़ी। उसके बाद बात करें हमारे अध्याय 4। अध्याय 4 हमारा सबसे बड़ा अध्याय है, और मैं कहूँ इसमें धारा 12 से धारा 21 तक की धारा का उल्लेख किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से उठता है, इसलिए हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। धारा 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 को कैसे याद रखोगे आप? मैं यहाँ तो 25% सीटें हैं, तो 12 दूनी 24, 24 एक 25, 12 दूनी 24, 24 एक 25, यानी कि 25% जो सीटें हैं वो जो दुर्बल बच्चे हैं, लाभान्वित बच्चे हैं, जो बीपीएल के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए हर स्कूल को मतलब रिजर्व रखनी पड़ेंगी। सारी सीटें स्कूल अपने हिसाब से नहीं भर सकता, 25% सीटें उसको उनको देनी पड़ेंगी। उन स्कूलों में जो प्रवेश होगा वो उसके वार्ड के हिसाब से होगा, वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी उस स्कूल में। मान लो अगर मेरा स्कूल है
इस कॉलोनी में है, तो इस कॉलोनी, मेरा घर इस कॉलोनी में है, तो इसके जो 5 जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में प्रथम प्राथमिकता मेरी होगी, उसके बाद अन्य वार्डों के बच्चों की होगी। ठीक है। अब बात करें धारा 13। अब 13 से कैसे याद करेंगे? 13 है, अपन किसी को बोल देते हैं ठीक है, अगर तू 13 है तो तू मत ले, मत ले मतलब प्रवेश शुल्क, 13 है तो पैसे मत ले, तो यानी कि प्रवेश शुल्क, यानी कि सरकार ने कहा है कि अगर ऐसा करता हुआ कोई स्कूल पाया जाता है, प्रवेश शुल्क लेता हुआ कोई स्कूल पाया जाता है, तो 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। कितना रुपए लगेगा? 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। एक प्राथमिक की बात की थी, 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक, 3 वर्षों के अंदर विद्यालय स्थापित करेगा। वित्तीय प्रबंधन की बात की थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जुर्माना कितने लगेगा? 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रवेश शुल्क नहीं ले सकता। समझ में आ गई होगी मेरी बात? प्रवेश शुल्क नहीं ले सकता, जुर्माना लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद है धारा 14 कि किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश जाने से नहीं रोका जा सकता और ना ही प्रवेश से वंचित रखा जा सकता। ठीक है। ना दस्तावेज ना प्रमाण पत्र, बच्चा, हाँ उसको एक टाइम दे दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं यार बच्चा एडमिशन के लिए गया उसके पास दस्तावेज नहीं है तो आप उसका एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें रखा गया है तो किन किन को? माता पिता का शपथ पत्र, अस्पताल की पर्ची और आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र। ठीक है। धारा 15 प्रवेश तिथि। ठीक है। अब धारा 15 की बात करें, 15 दूनी 30, और हम कहते हैं कि एडमिशन तो 15 जुलाई तक होता है, लेकिन ऐसे ऐसे याद कर लो आप, 15 दूनी 30। ठीक है। यानी कि प्रवेश तिथि बच्चा कब तक भी एडमिशन, यानी 17 पर्यंत कभी तक भी ले सकता है। 6 माह तक बच्चा कभी भी एडमिशन ले सकता है। धारा 16, 16 दूनी 8, 8 से मतलब है कि बच्चे को 1 से 8 तक फेल नहीं कर सकते हम। 16 दूनी 8, 12 दूनी 24, 13 है तो पैसा मत ले। यहाँ पे 14, 14 है तो 4 यानी कि 4 डॉक्यूमेंट, हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स मत लो। ठीक है। 16, 17 किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। हाँ सॉरी, इसकी बात करें हम धारा 16 की, ना फेल ना निष्कासित। ठीक है। 1 से 8 तक फेल नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज गलत थी कुछ हद तक। कुछ बच्चे थे जिनको चीजें आई नहीं, फिर दूसरी क्लास में कैसे उनको क्रमोन्नत कर दिया जाए, तो 3 जनवरी 2019 को इसको हटा दिया गया और बोला ऐसा नहीं होगा, बच्चों को फेल किया जाएगा। उसके बाद आई धारा 17, 17 का खतरा। खतरा है, आजकल सब स्कूलों को खतरा है, वो इसलिए वो बच्चों को दंड नहीं देती। 17 खतरा दंड, 17 खतरा दंड। ठीक है। इसको इतना। उसके बाद बात आई धारा 18, बिना मान्यता विद्यालय नहीं चला सकते। ठीक है। विद्यालय की मान्यता जरूरी है, और अगर बिना मान्यता के हम विद्यालय चला रहे हैं तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। ठीक है। प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना होगा 10,000 रुपये। और अगर उसको एक 3 साल का टाइम दिया जाए, अगर उस 3 साल के अंदर वह अपने मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो विद्यालय की मान्यता रद्द भी की जा सकती है। अब 18 मान्यता, मान्यता किसकी? विद्यालय की, तो इसे याद कर लिया। 19 विद्यालय का मानक 3 वर्ष में पूरा करना। ठीक है। उसके बाद बात करें धारा 19, विद्यालय के मानक का 3 वर्ष में पूरा करना। अब मानक क्या होते हैं? मानक की अगर हम बात करें तो कुछ मापदंड होते हैं हमारे भी, कि स्कूल में इतने प्राथमिक टीचर्स होने चाहिए, इतने इतने टीचर होने चाहिए, उसमें इतने बच्चे होने चाहिए, क्लास में इतने बच्चे होने चाहिए, उनका जो रेशियो है वो ये होना चाहिए, उस टीचर्स के इतने आवर्स होने चाहिए, इतने उनके दिन होने चाहिए। तो इसकी जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, धारा को हमने यहाँ पढ़ लिया। 3 मान इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ बता दी, 25,000 बता दिया, विद्यालय की मान्यता 1 लाख रुपए जुर्माना बता दिया। ठीक है। अब सुनो, जो हमारे प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनकी अगर हम बात करें तो 45 घंटे प्लस तैयारी। एक मिनट, मैं आपको यहीं बता देती हूँ। प्राथमिक जो विद्यालय हैं 200 दिन होंगे, कालांश कितने होंगे? 800 होंगे। ठीक है। 45 घंटे होंगे। ठीक है। और उच्च प्राथमिक के 220 दिन होंगे, 1000 घंटे होंगे। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक की बात। इसके होंगे 45 घंटे प्लस तैयारी घंटे अलग, और इसके होंगे 48 घंटे प्लस अलग। ठीक है। ये बात थी हमारी। इसमें जो मेन बात है वो यही है।
200 दिन, 220 दिन, प्राथमिक स्तर पे 40:1 और उच्च स्तर पे 45:1। ठीक है, 200 दिन, 800 घंटे, 220, 1000 घंटे, 45 और 48 घंटे। मोटे तौर पे आप इनको इजीली याद कर सकते हो। प्राथमिक विद्यालय के 45 घंटे, जबकि उच्च प्राथमिक के कितने हैं? 48 घंटे प्लस तैयारी। ठीक है, धारा 18, धारा 20, धारा 20 में अधिसूचना द्वारा मानक में बदलाव कर सके। अब बात करें धारा 21 की, सबसे बड़ी धारा, सबसे इम्पोर्टेंट धारा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेने वाली धारा। धारा 21, एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में पूरा करना होगा। पहला क्वेश्चन यहीं से उठ गया, प्रत्येक 2 वर्ष में पूरा करना होगा। इसके आगे मैंने तो शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख रखे हैं। अब मैं आपको धारा 21 पूरी समझाती हूँ। एसएमसी, इसका जो पूरा नाम है वो है विद्यालय प्रबंधन समिति। कौन सी समिति? विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, और जब विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें तो जो 1 से 8 तक की जो स्कूल है उसमें होती है एसएमसी, और जो 9 से 12 तक की जो स्कूल है उसमें होती है एसडीएमसी। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी 2009 में, जबकि 9 से 12 की गई थी 1999 में। ठीक है, 9 से 12 का हमें मतलब अभी नहीं है, क्योंकि हम 1 से 8 तक का ही पढ़ रहे हैं। तो 1 से 8 तक में हम एसएमसी की बात करेंगे। तो हमारे जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सदस्य हैं, तो मैं कहूँगी उसमें 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्य में से 11 माता पिता या संरक्षक का होना जरूरी है, यानी कि 3/4, यानी कि 75%। बाकी जो 25% हैं वो उनमें से एक सचिव होगा, 2 प्रधानाध्यापक द्वारा नियंत्रित होंगे, प्रधान और वो होंगे, और एक विद्यालय का शिक्षक होगा। ठीक है, ये होंगे। उसके बाद ये हमारी इतनी सी बात है। इसमें क्वेश्चन अब पूछा जाए, सचिव के रूप में कौन होता है? हमारा स्कूल का एचएम। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में से बनेंगे? माता पिता में से। और 2 जो यहाँ निर्धारित किए जाएंगे वो हमारे वार्ड पंच, पंच, सरपंच कोई भी हो सकते हैं। तो जो 16 है वो आपके समझ में आ गए होंगे। 11 अभिभावक होना जरूरी है, एक सचिव, सचिव जो है वो एचएम होगा, 2 प्रधान होंगे, एक विद्यालय का शिक्षक होगा, और एक विद्यालय का बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? 16, 3/4 कह सकते हो, 75% कह सकते हो, जिसमें से अभिभावक होंगे 11, 2 प्रधान होंगे, एक हमारा एचएम होगा, एचएम का पद सचिव होगा, माँ बाप होंगे वो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, एक विद्यालय का शिक्षक होगा, और एक प्रतिभाशाली बच्चा होगा। यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं, तो 16। उसमें भी 50% स्त्रियां होना जरूरी है। कितनी परसेंट? 50% स्त्रियां होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करें 8/2019 की धारा 21 के तहत हमने इसका गठन किया, और हमने इसमें पढ़ा कि कितने सदस्य हैं, किन किन का है। स्कूल के मानकों में हमने पढ़ लिया था 45 घंटे, 48 घंटे, 200, 220, 800 घंटे, 1000 घंटे, 40:1, 35:1। ये अनुपात भी चेंज हो जाता है बच्चों की संख्या बढ़ते ही। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एसएमसी होगी। अब पूछा जाए कि एसएमसी में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 16 है, लेकिन पहले कितनी थी? तो पहले कितनी थी इसकी? 15 थी। ठीक है, साधारण की बात होगी और कार्यकारिणी की होगी। कार्यकारिणी प्रत्येक माह की अमावस्या को होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें 33% अनिवार्यता है। ठीक है, जबकि साधारण जो है वो 3 माह में एक बैठक उसकी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारी कार्यकारिणी है वह हर माह की अमावस्या को होनी चाहिए। साधारण 3 माह में क्वेश्चन, साधारण 3 माह में, और कार्यकारिणी प्रत्येक माह की अमावस्या को होनी चाहिए। ठीक है, 33% अनिवार्य होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिन बाद में इसको पुनः रखा जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें धारा हमारी 22 की। विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, पढ़ाई था एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा। धारा 23 में शिक्षक की योग्यता एवं शर्तें, यानी कि योग्यता से मतलब आप समझ गए होंगे कि टीचर ने जो भी है बीएड है, अगर वो 1 से 8 मतलब 1 से और 8 तक पढ़ा रहा है तो उसकी बीएड होना चाहिए। अगर वो 1 से 5 तक इस क्लास को पढ़ा रहे हैं तो उसके पास एसटीसी होनी, यानी कि उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद धारा 24 में शिक्षक का दायित्व है। ठीक है, उसके बाद धारा 25 में विद्यालय के मानक है 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस और उतने घंटे होने चाहिए। दूसरी बात, शिक्षक और छात्र का बंटवारा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक और छात्र का बंटवारा कैसे कि जो हमारे प्राथमिक जो स्कूल हैं उनमें 30 पे 1, फिर 31 से 60 2, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। फिर बोल रही हूँ 30 पे 1, 31 पे 60, 61 से 90 3 और 91 से 120 पे 4। लेकिन अगर यह संख्या इससे ऊपर जाते ही इसमें 5 शिक्षक प्लस एचएम ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगी? यहाँ पे इसमें एचएम ऐड हो जाएगा। 30:1 का रेशियो रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम। ठीक है, अध्यापक हो गया, एचएम हो गया, और अगर कक्षा में 200 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो 40 बालकों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की भी नियुक्ति की जा सकेगी। ये चीज भी हमारे एग्जाम में आती है कि रेशियो क्या है? 30:1, 61 से 90 है तो कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी? तो कितने की पड़ेगी? 61 से 90 है तो 3 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, विद्यालय की जो स्तर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 1 से 30, 1 से 40, 1 से 35। ठीक है, बात करें धारा 26 की। 10% से अधिक रिक्त नहीं रहने चाहिए। 90% पद भरे हुए होने चाहिए। या तो 90% पद भरे हुए होने चाहिए या तो 10% पद रिक्त होने चाहिए। धारा 27 जनगणना चुनाव एवं आपदा, यानी कि जनगणना चुनाव और आपदा के अलावा शिक्षक की ड्यूटी किसी भी गैर जिम्मेदारी वाले कार्यों में नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद धारा 28 निजी ट्यूशन पर रोक। अध्याय 5 धारा 29 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम समूची सरकार द्वारा निर्धारित। धारा 30 प्राथमिक शिक्षा तक कोई बोर्ड नहीं होगा। धारा 31 बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। मानव विकास मंत्री राज्य सलाहकार परिषद का गठन। 15 शिक्षा मंत्री। धारा 35 समुचित सरकार मार्गदर्शन जारी करेगी। धारा 36 13, 18, 19 धारा के दंडनीय अपराध की मंजूरी। और धारा 37 एसएमसी के खिलाफ कार्यवाही। धारा 28 वित्त व मुख्यमंत्री ने 29 मार्च 2011 को अधिकार जारी कर आरटी 2011 के नाम से 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू किया था। इस अध्याय में 10 अध्याय और 29 धाराएं थी। धारा 29 यहाँ तक ठीक है। धारा 31 से लेके 38 तक ज़्यादा जोर देके पढ़ने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जो उठता है वो धारा 22 तक ही उठ जाता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको एक बार बता दी हैं। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।